हेलो वेलकम बैक नर्सेस टू जीएनएम स्पेशल। और आज जो हम देखने वाले हैं, जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा पॉलीहाइड्रोमनियोस एंड ओलिगोहाइड्रोमनियोस। तो पॉलीहाइड्रोमनियोस में हम दो चीज़ें होती है, जिसमें कि एक पॉली हो गया और फिर हाइड्रोमनियोस। हाइड्रोमनियोस का मतलब होगा यहाँ पे एमनियोटिक फ्लूइड, जो बच्चा जिसमें जन्म जो एमनियन होता है, जिस सैक में बच्चा बढ़ रहा होता है, उसमें जो फ्लूइड होता है उस फ्लूइड को हम लोग बोलते हैं एमनियोटिक फ्लूइड। पॉली का मतलब हो गया ज़्यादा, ठीक है। तो वो फ्लूइड जब ज़्यादा हो जाता है तो हम बोलते हैं पॉलीहाइड्रोमनियस। और जो ओलिगोहाइड्रोमनियस क्या होता है कि जब इसमें जो ओलिगो का मतलब हो गया कम, कि जब वो फ्लूइड है वो जितना एवरेज या नॉर्मल जितना होना चाहिए उससे कम हो जाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे पॉलीहाइड्रोमनियस, और उसमें हम देखते हैं कि जो प्रेगनेंसी है ऐसी असामान्य स्थिति जिसमें कि जो एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा 2000 ml यानी कि 2 लीटर से ज़्यादा हो जाती है, या फिर जो उसका एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स है जिसको कि AFI भी बोलते हैं, ये 25 से ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो जाता है, तो इसको हम पॉलीहाइड्रोमनियस बोलते हैं। यह स्थिति जो है ओलिगोहाइड्रोमनियस की ठीक उल्टा होती है, क्योंकि पॉली में ज़्यादा हो जाता है, ओलिगो में कम हो जाता है। और ये कुछ कुल प्रेगनेंसी का लगभग 1 से 2% केसेस में पाया जाता है। मतलब कि अगर लगभग 100 जो लड़कियां हैं या फीमेल्स हैं जो अगर प्रेग्नेंट हुई है, तो लगभग 1 से 2 जो फीमेल होती है उसमें ऐसा केसेस पाया जाता है। तो पॉलीहाइड्रोमनियस ज़्यादातर उन केस में पाया जाता है जब एमनियोटिक फ्लूइड का उत्पादन तो अधिक हो जाता है, परंतु जो इसका अब्सोर्प्शन होता है या फिर जो एब्जॉर्प्शन होता है वो कम हो जाता है। तो वो बन ज़्यादा रहा है और एब्जॉर्ब कम हो रहा है, तो फिर वो बढ़ता ही रहेगा, उसकी वजह से ऐसा होता है। वैसे इसका एग्जैक्ट कारण तो अज्ञात ही होता है, लोगों को एग्जैक्टली नहीं पता कैसे क्यों हुआ है, पर कुछ कुछ कारण जो है संभावित तो ऐसा उनको मतलब पता चला, जैसे कि मल्टीपल प्रेगनेंसी। खास करके जो ऐसी प्रेगनेंसी होती है जो कि मोनोजाइगोटिक मल्टीपल प्रेगनेंसी होती है। मोनोजाइगोटिक का मतलब हुआ क्या कि जैसे कि एक ओवम हुआ और एक स्पर्म हुआ, ठीक है, इन दोनों ने फर्टिलाइज किया तो एक जाइगोट बन गया, ठीक है। ये जाइगोट क्या हुआ कि अब आगे चल के टूट गया, ये चल के 2 जाइगोट में बदल गया, इससे 2 बच्चा बन गया, तैयार हो गया, ठीक है। तो इसको ये तो ट्विंस हो गया, और मोनोजाइगोटिक मतलब एक ही जाइगोट से 2 ट्विंस बने हैं, तो इसी के लिए इसको बोलते हैं मोनोजाइगोटिक मल्टीपल प्रेगनेंसी। तो इसमें ऐसा होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। फिर जो दूसरा कारण होता है वो है कि अगर जो फीटस होता है या जो बच्चा जन्म ले रहा है उसमें जो बढ़ रहा है उसमें कॉन्जेनाइटल माल फॉर्मेशन है, यानी कि जन्मजात विकृतियां हैं, तो उसकी वजह से। फिर कुछ जो तंत्र संबंधी जो बीमारियां होती है, जैसे कि एनेंसेफेली हो गया, या फिर ओपन स्पेना बिफिडा हो गया, ये स्पाइनल कॉर्ड की बीमारी होती है। और एनेंसेफेली में क्या होता है कि बच्चे का सर ही गायब रहता है, इसमें लिखा हुआ है गर्भ शिशु का सर जन्म से ही अनुपस्थित होता है। फिर जो अगली बीमारियां हैं जिसमें कि है आहार नाल संबंधी विकृतियां, जिसमें कि क्लेफ्ट पैलेट, क्लेफ्ट लिप, जिसमें कि जो पैलेट होता है वो कटा हुआ रहता है, या किसी बच्चे का आपने देखा होगा कि लिप जो है वो सामने का कटा हुआ रहता है। और फिर एसोफेजियल एट्रेसिया या फिर ट्रेको एसोफेजियल फिस्टुला, ये सारी चीज़ें। फिस्टुला का मतलब होता है छेद होना, यानी कि ट्रैकियो एसोफेजियल है, मतलब कि जो ट्रैकिया होता है और एसोफेगस होता है, आप लोगों को पता है कि दोनों एक ही आसपास रहता है, तो इन दोनों में क्या अगर बीच में छेद हो जाता है ना, इसको हम लोग फिस्टुला बोलते हैं। तो ऐसी जो विकृतियाँ होती है इसमें ऐसे होने के चांसेस ज़्यादा होता है। फिर जो अगला है केस वो है कि इसमें अगर माँ जो है उसको डायबिटीज मिलेटस है गर्भवती माता में, तो उसके कारण जो ऐसा होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, यानी कि गर्भ शिशु में हाइपरग्लाइसेमिया हो जाता है तथा यूरिन आउटपुट बढ़ जाता है, इसके फलस्वरूप क्या हो जाता है कि एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा बढ़ जाती है। तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर जो फीटस है उसमें मौजूद रीनल या कार्डियक डिजीज, बच्चे में अगर रीनल यानी कि किडनी से रिलेटेड या फिर कार्डियक यानी कि हार्ट से रिलेटेड बीमारी है, तो ऐसा होने के चांसेस रहेंगे। या फिर जो बच्चे में पाई जाने वाली जो गुणसूत्रीय असामान्यताएं हैं, जिसमें कि जो डाउन सिंड्रोम आ गया या फिर जो एडवर्ड सिंड्रोम आ गया, तो ये सारी चीज़ें अगर होती है तो उसमें ये पॉलीहाइड्रोमनियोस के चांसेस ज़्यादा होता है। फिर टाइप्स कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के होते हैं, एक तीव्र होता है या एक दीर्घ होता है। तीव्र का मतलब एक्यूट और दीर्घ का मतलब क्रोनिक। तो एक्यूट क्या होता है कि ये जो प्रेगनेंसी के 20वें सप्ताह से पूर्व की अवधि के दौरान उत्पन्न होता है, और ये एक्यूट है, मतलब कि तीव्र सडन ही उत्पन्न होगा और कुछ ही दिनों में इतना ज़्यादा फूल जाएगा कि वो जिफी स्टर्नम, जितना कि हाईएस्ट जो हाइट होता है जो कि चेस्ट के पास होता है, वहाँ तक जो पेट फूलता है, तो वहाँ तक फंडा हाइट बहुत जल्दी ही पहुँच जाती है। और महिला को क्या होता है कि बहुत ज़्यादा सीवियर एब्डोमिनल पेन, यानी कि पेट में दर्द होता है, बहुत ज़्यादा उल्टियाँ हो सकती है, और अचानक से पैदा हुए तनाव के कारण जो है मेम्ब्रेन वो फट सकता है महिला का। फिर अधिकांश केसेस में जो है अचानक ही गर्भपात हो जाता है, यानी कि स्वतः गर्भपात, यानी कि स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन हो जाता है। और एक्यूट पॉलीहाइड्रोमनियोस बहुत ही रेयर केस में होता है, और सामान्यतः जो मोनोजाइगोटिक मल्टीपल प्रेगनेंसी होती है उसमें होता है, या फिर जो प्लेसेंटा का जो कोरियो
एंजियोमा होता है, वो भी एक बीमारी होती है, उसकी वजह से ऐसा होता है। फिर जो नेक्स्ट था हमारा वो होता है कि क्रोनिक पॉलीहाइड्रोमियस। और क्रोनिक क्या होता है, ये एक्यूट की तुलना में बहुत कम, लगभग 10 गुना अधिक पाया जाता है। ठीक है, यानी कि ये एक्यूट की तुलना में जो खतरनाक तो कम होता है, पर ये बहुत ज़्यादा केसेस में पाया जाता है, 10 गुना अधिक पाया जाता है। इसमें एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा में वृद्धि बहुत धीरे धीरे होती है, और ये नॉर्मली जो होता है वो 30 सप्ताह की अवधि के बाद ही पाया जाता है। पर वो था कि एक्यूट वाला कि 20 सप्ताह से पहले ही पाया जा रहा था, इसमें 30 सप्ताह के बाद पाया जाता है। इस प्रकार के पॉलीहाइड्रोमिनस में जो स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन की संभावना है वो कम होती है। फिर हम इसका साइन और सिम्टम्स देखते हैं। तो पहले हम सिम्टम देखेंगे। तो सांस लेने में दिक्कत होती है क्योंकि बच्चा बढ़ रहा है बहुत तेज़ी से। और फिर जो लोअर एक्सट्रीमिटी या फिर जो वल्वल क्षेत्र में है उसमें एडिमा हो जाता है, यानी कि सूजन हो जाता है। फिर जो अति धड़कन यानी कि जो पाल्पिटेशन जो करते हैं वो ज़्यादा होता है। फिर जो पीठ होता है या फिर एब्डोमेन होता है या फिर जो जांघें होती है उसमें दर्द होता है। ठीक है, फिर वेरिकोज वेन पाया जाता है और हेमोरॉइड्स पाया जाता है। फिर अगर हम साइंस की बात करें तो एब्डोमेन जो है उसका तुलनात्मक रूप से बहुत अधिक बढ़ा हुआ रहता है। एब्डोमेन यानी कि पेट बहुत बड़ा हुआ रहता है। फंडल हाइट भी जो है गर्भावस्था की तुलना में बहुत ज़्यादा होती है। जो अम्बलाइकस के चारों ओर एब्डोमिनल जो गिर्थ होता है वो बहुत बड़ा होता है। ठीक है, नॉर्मल की तुलना में। फिर जो एब्डोमेन की जो त्वचा होती है वो ज़्यादा तनायुक्त होती है और चमकदार होती है। अब वही देखिए, कोई बैलून है, उसको अगर अंदर से बहुत ज़्यादा हवा दे देंगे तो वो किस तरह से चमकदार हो जाती है, फूली हुई ज़्यादा रहती है। तो उसी तरह की चीज़ें हमें देखने को मिलती है। फिर जो फीटल पार्ट्स है उसको आसानी से महसूस नहीं किया जा सकता क्योंकि अंदर में एमनियोटिक फ्लूइड ज़्यादा है, तो फीटस को सही से महसूस नहीं किया जा सकता। फीटोस्कोप की सहायता से अगर हम जो फीटल हार्ट साउंड है उसको सुनने की कोशिश करेंगे तो वो मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये एमनियोटिक फ्लूइड की अधिक मात्रा के कारण स्टेथोस्कोप रखने वाली जगह के नीचे इधर उधर खिसक जाता है। तो इस प्रकार इसके लिए क्या किया जाता है कि जो डॉपलर अल्ट्रासाउंड है इसके द्वारा इसको मतलब कि फीटल हार्ट साउंड को और चेक किया जाता है। फिर जो एक्सटर्नल बिलटमेंट आसानी से परफॉर्म किया जा सकता है। एक्सटर्नल बिलटमेंट हमें पता है क्या होता है कि बच्चे का जो लाई है उसको, जो बच्चा जिस पोजीशन में उस पोजीशन को अगर चेंज करेंगे तो वो आसानी से किया जा सकता है, क्योंकि ज़्यादा बच्चे में ज़्यादा पानी में बच्चा है तो क्या होता है घुमाना थोड़ा आसान हो जाता है। फिर गर्भस्थ शिशु की लाए बार बार परिवर्तित हो जाता है। देखिए ये खुद से भी परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, एक तो हम एक्सटर्नल डेवलपमेंट करेंगे तो वो आसानी से हो जाएगा, और बच्चे की लाए खुद से बहुत बार परिवर्तित हो जाएगी, क्योंकि ज़्यादा पानी में है तो वो तैरते रहेगा हमेशा, यानी कि अनस्टेबल लाए हो जाता है। फिर कॉम्प्लिकेशन की अगर हम बात करें तो बच्चे का लाए बार बार बदलते रहेगा, जो उसका प्रेजेंटेशन बदलते रहेगा। प्रीटर्म लेबर हो सकता है, प्री इक्लेम्सिया हो सकता है, और प्री मेच्योर या अर्ली रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन हो सकता है, कॉर्ड प्रोलैप्स हो सकता है, सीजरियन सेक्शन की संभावना बढ़ सकती है, और जो पोस्टमार्टम हेमरेज का चांसेस ज़्यादा हो जाता है। फिर जो पेरिनेटल मोर्टिलिटी रेट हो जाता है वो भी बढ़ जाता है। फिर हम इसको बात करेंगे मैनेजमेंट के बारे में। तो मैनेजमेंट को हम यहाँ पे एक चार्ट की मदद से देख लेते हैं आसानी से। तो पॉलीहाइड्रोमिनस है, इसका मैनेजमेंट देखेंगे तो सबसे पहले माइल्ड पॉलीहाइड्रोमिनस यानी कि हल्का है, ज़्यादा गंभीर नहीं है। तो क्या करेंगे, उसमें हॉस्पिटल की भर्ती की कोई आवश्यकता नहीं होती है, महिला को प्रॉपर बेड रेस्ट देना होता है। फिर अगर हम सीवियर केसेस की बात करें, गंभीर अगर पॉलीहाइड्रोमिनस है, ज़्यादा बढ़ा हुआ है और ज़्यादा दिक्कतें हो रही है, उसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हॉस्पिटल में भर्ती करेंगे, बच्चे का चेक करेंगे कि कोई जो जन्मजात बीमारी तो नहीं हो रही है, कोई जन्मजात माल फॉर्मेशन तो नहीं हुआ है। फिर जो माँ है और बच्चे दोनों की वेलबींग को चेक करेंगे कि बच्चा दोनों और माँ दोनों ठीक है कि नहीं है। प्रॉपर बेड रेस्ट देंगे, जो दर्द हो रहा है तो दर्द के लिए दर्द निवारक दवाइयाँ देंगे। फिर आइडोमिथासिन नाम की दवाइयाँ देते हैं। फिर उसका हम देखते हैं डेफिनेटिव मैनेजमेंट के बारे में, कि डेफिनेटिव मैनेजमेंट पे हम अलग अलग केसेस देखेंगे। तो सबसे पहला केस ये है कि महिला के ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्स कर रही है, कि जो भी हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं महिला को पॉलीहाइड्रोमिनस के लिए, उस पर वो रिस्पॉन्स कर रही है, मतलब कि उसकी सिचुएशन बेटर हो रही है, तो फिर गर्भावस्था को हम आराम से कंटिन्यू रखेंगे। दूसरा स्थिति यह है कि महिला रिस्पॉन्स तो नहीं कर रही है ट्रीटमेंट को, लेकिन जो है उसकी गर्भावस्था की अवधि 37 सप्ताह से कम है। ठीक है, तो रिस्पॉन्स नहीं कर रही है और 37 सप्ताह से कम है, तो क्या करेंगे, एमनियोसेंटेसिस करेंगे, यानी कि जो बड़ी वाली नीडल की तरह होती है, एक सुई डाल के और उसका जो है बाहर खींच लेंगे। ठीक है, फ्लूइड को, तो इसको बोलते हैं हम लोग एमनियोसेंटेसिस। और फिर उसके बाद गर्भावस्था को जारी रखेंगे। जो तीसरा है स्थिति इसमें है कि महिला को रिस्पॉन्स नहीं कर रही है और गर्भावस्था की अवधि 37 सप्ताह से ज़्यादा है, तो उस टाइम पे भी एमनियोसेंटेसिस करेंगे और लेबर को इंड्यूस करके और वो कर देंगे, मतलब ऑक्सीटोसिन ड्रिप वगैरह चालू करके और प्रेगनेंसी को ख़त्म कर देंगे अगर 37 सप्ताह से ज़्यादा है तो। फिर जो अगला कंडीशन है हमारा, यहाँ पे देख सकते हैं स्थिति 3 है, या फिर स्थिति 4 की अगर हम बात करें तो वो बच्चा जो है उसमें जन्मजात विकृति हमें पाई गई है, हमने चेक किया तो उसमें क्या करेंगे, तुरंत ही गर्भावस्था का समापन कर देंगे। ठीक है,
तो ये था मैनेजमेंट। फिर हम देखेंगे ओलिगोहाइड्रोमनियस के बारे में। तो ये हमें पता है कि उसमें 2 लीटर से ज़्यादा हो रहा था, ठीक है, यानी कि 1 लीटर तो अधिकतम होता है। मतलब कि हमें पता है कि जो 1 लीटर है वो 36 से 38 सप्ताह के प्रेगनेंसी के दौरान 1 लीटर तक होती है। फिर इसके बाद धीरे धीरे कम ही होते रहता है, ठीक है। तो जो एमनियोटिक फ्लूइड है ये अगर 200 ml से कम हो जाए, ठीक है, और उसका जो AFI है वो 5 सेंटीमीटर से कम हो जाए, तो हम उसको बोलेंगे ओलिगोहाइड्रोमनियस। फिर जो ये पॉलीहाइड्रोमनियस के बिल्कुल अपोजिट होता है, और यह वह स्थिति है जिसमें कि एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा 2000 ml से अधिक होती है। ये पॉलीहाइड्रोमनियस में होता है, और इसमें क्या होता है 200 ml से कम हो जाता है तो वो ओलिगोहाइड्रोमनियस हो जाता है। फिर हम इसके कारण की बात देखते हैं कि कारण में क्या होगा। तो वही है कि एग्जैक्ट कारण तो अज्ञात है, परंतु जो संभावित कारण है वो क्या हो सकता है कि अगर बच्चे का किडनी फेल है, या फिर किडनी सही से डेवलप नहीं हो पाया है, और फिर जो यूरिनरी ट्रैक्ट है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन है, जो जिसमें कि ये कंडीशन हो सकती है यूरेथ्रल एट्रेसिया या फिर यूरेथ्रल एट्रेसिया की मौजूदगी, ये सारी चीज़ें। फिर जो पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ की उपस्थिति, यानी कि जो किडनी है उसमें गांठें हो गया, सिस्ट हो गया है, और फिर बच्चे का जो गुणसूत्रीय एनॉमलीज हो गई है, जिसमें कि वही डाउन सिंड्रोम वगैरह जो होती है। फिर इंट्रायूट्राइन इन्फेक्शन की उपस्थिति है, यानी कि इन्फेक्शन वगैरह हो गया है। पोस्ट मैच्योरिटी हो गई है, यानी कि बच्चे का टाइम ज़्यादा हो गया, यानी कि 42 सप्ताह से ज़्यादा हो गया और उसका जन्म नहीं हुआ है। फिर यूट्रोप्लेसेंटल इनसफिशियंसी है, या फिर डिहाइड्रेशन की उपस्थिति है। महिला द्वारा जो है ACE यानी कि एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम जो होता है उसका इनहिबिटर्स का उपयोग कर लेना है। ये दवाइयाँ होती है, उसका उपयोग कर लेने से, तो ये कारण होते हैं। फिर हम इसके साइंस और देखते हैं। तो साइंस में क्या होता है कि फंडल हाइट जो है इस उसकी तुलना में, जो अवधि होती है उसकी तुलना में कम होती है, और एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा बहुत कम होने के कारण जो है यूट्रस हमेशा भरा भरा सा फील होता है, ठीक है। फिर टर्म के समय एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा 200 ml से कम तथा इतना से AFI से कम होता है, ये तो हमने पढ़ लिया था। फिर परीक्षण करने पर जो शिशु का हलचल है वो बहुत कम महसूस होता है, क्योंकि शिशु सही से मूव नहीं कर पाता है, क्योंकि इनफ पानी होता ही नहीं मूव करने के लिए। फिर जो उसका ब्लोटमेंट नहीं हो पाता है, यानी कि अगर हम उसको खुद से मूव कराने की कोशिश करेंगे तो हम मूव करा नहीं पाएंगे। और फीटल पार्ट्स आसानी से महसूस हो जाता है, क्योंकि अंदर अगर हम बैलून के अंदर कुछ डाल दें और उसमें हवा कम रहेगा तो हम आसानी से फील कर सकते हैं। फिर गर्भस्थ शिशु में माल प्रेजेंटेशन, जैसे कि ब्रीच प्रेजेंटेशन वगैरह कॉमनली पाया जाता है, क्योंकि बच्चा सही से सही पोजीशन में आ नहीं पाता। फिर हम इसके कॉम्प्लिकेशंस वगैरह की बात करें तो प्रोलॉन्ग लेबर, यानी कि लेबर में ज़्यादा चांसेस होंगे। कॉर्ड कंप्रेशन, यानी कि जो एम्ब्लाइकल कॉर्ड होता है वो दबाने का चांसेस होता है। फिर मस्कुलर स्केलेटल एबनॉर्मलिटी, जैसे कि फेशियल डिस्टॉर्शन या फिर क्लब फुट वगैरह, यानी कि पैर टेढ़ा हो जाना और फेस अजीब सा हो जाना, ये सारी चीज़ें जो होने के चांसेस होते हैं। फिर एबॉर्शन होने के चांसेस होते हैं। फीटल पल्मोनरी हाइपोप्लेसिया होने के चांसेस होते हैं। IUGR, जिसमें कि इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन, बच्चे का जो ग्रोथ है वो कम होने के चांसेस होते हैं। फिर एमनियन नोडोजम, जिसमें कि एमनियन की जो फीटल सरफेस पर नोड्यूल्स वगैरह बन जाते हैं, यानी कि गुच्छे वगैरह बन जाते हैं, उसकी उपस्थिति होने के चांसेस होता है। फिर हम इसको मैनेज कैसे करते हैं, तो महिला को पर्याप्त मात्रा में पानी वगैरह या फिर अन्य फ्लूइड लेने की सलाह देते हैं, जिसमें कि एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा में वृद्धि हो सके। फिर महिला को आराम करने के लिए बोलते हैं, कम शारीरिक एक्टिविटी करने के लिए बोलते हैं। महिला को उसके गर्भस्थ शिशु की लगातार मॉनिटरिंग करते रहेंगे। फिर उसके जो महिला के जो मेम्ब्रेन्स होते हैं उसके प्रीमेच्योर रप्चर होने की संभावना रहती है, तो हम उसको पर्याप्त देखभाल करते रहेंगे। और ओलिगोहाइड्रोमनियस के दौरान जो है यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन वगैरह बहुत ज़्यादा दर्दनाक होते हैं, तो उसमें महिला को जो है एनेस्थीसिया वगैरह दे देना चाहिए। अगर ज़रूरत है तो कॉर्ड कॉम्प्रेशन तथा जो हाइपोप्लास्टिक लंग डिजीज़ की संभावना को रोकने के लिए एमनियोटिक इन्फ्यूज़न वगैरह भी करना चाहिए, ताकि जो है एमनियोटिक इन्फ्यूज़न में हम क्या करते हैं, नॉर्मल जो सलाइन होता है ना, 0.9% नॉर्मल सलाइन होता है NS, उसको हम यूज़ करते हैं। फिर जो फ्लूइड की मात्रा अगर बहुत ज़्यादा कम होती है तो, और बहुत ज़्यादा परेशानी भी हो रही है, तो उसमें क्या करेंगे, लेबर को प्रोसेस जो है प्रारंभ कर देंगे। फिर जो है डिफरेंस देखते हैं कि पॉलीहाइड्रोमनियस और ओलिगोहाइड्रोमनियस में क्या डिफरेंस होता है। तो जो फ्लूइड की मात्रा पॉली में 2000 से ज़्यादा और ओलिगो में टर्म के टाइम पे 200 से कम। फिर AFI 25 से ज़्यादा, 5 से कम। इंसिडेंस 1 से 2% में, और ये बहुत कम में पाया जाता है। फिर फंडल हाइट पॉली में ज़्यादा होता है, ओलिगो में कम होता है। और नाभि के चारों तरफ जो गिर्थ होता है, यानी कि जो एक तरह से गोलाई या ऊंचाई बोल सकते हैं हम लोग, वो जो होती है, तो पॉली में ज़्यादा होता है और इसमें कम होता है ओलिगो में। शिशु की हलचल जो पॉली में मतलब ठीक ठाक ही होता है,
और पर ओलिगो में कम होता है। जो अंग का जो पाल्पेशन करते हैं वो उसमें पॉली में कम होता है, ये सही से हमें पता नहीं चल पाता, पर ओलिगो में हम सही से पता कर सकते हैं। शिशु की जो लाय है वो बार बार परिवर्तित होता है पॉली में और इसमें ज़्यादा स्थिर रहती है। फिर पॉसिबल कॉजेज़ क्या होते हैं, तो वही मोनोजाइगोटिक मल्टीपल प्रेगनेंसी, इसमें किडनी का डेवलप नहीं होना, फिर इसमें एनेंसेफेली वगैरह और इसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो जाना, फिर क्लेफ्ट लिप क्लेफ्ट पैलेट वगैरह होता है, या फिर जो यूट्रोप्लेसेंटल इसमें इनसफिशियंसी होती है, इसमें डायबिटीज की वजह से, इसमें पोस्ट मेट्रियोलॉजी की वजह से, या फिर डिहाइड्रेशन की वजह से, और या फिर जो एसी जो इनहिबिटर होते हैं इसकी वजह से। फिर अगर इसके कॉम्प्लिकेशंस वगैरह की देखें तो इसमें अनस्टेबल लाई होता है, प्री टर्म लेबर होता है, प्री इक्लेम्सिया, कॉर्ड प्रोलैप्स, पीपीएच, मेम्ब्रेन का सही से मतलब कि रप्चर, मतलब कि पहले ही रप्चर हो जाना, और फिर पेरिनियल जो मोर्टेलिटी रेट है वो बढ़ जाना, ये सारी चीज़ें पॉली में। और ओलिगो में क्या क्या होता है, प्रोलॉन्ग लेबर, कोल्ड कंप्रेशन, एबॉर्शन, मस्कुलोस्केलेटल एबनॉर्मलिटी जैसे कि फेशियल डिस्टॉर्शन वगैरह, क्लब फूड वगैरह। और फिर बच्चे में क्या हो सकता है, आईयूजीआर हो सकता है, यानी कि उसका ग्रोथ कम हो सकता है, एमनियन नोडिज्म की उपस्थिति, ये सारी चीज़ें हो सकती है। तो ये था हो गया हमारा। और एक छोटा सा टॉपिक ये है पीआईडी, इसको हम बोलते हैं पीआईडी, मतलब कि पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज। ये शॉर्टकट में भी दिया हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये प्रेगनेंसी के दौरान जो है बहुत कम केसेस देखने को मिलते हैं, परंतु जो पेल्विक एविस्कस होता है या फिर एक्यूट सेल्पिंजाइटिस यानी कि इन्फ्लेमेशन ऑफ फैलोपियन ट्यूब जैसी बीमारियाँ जो हो सकती है, ठीक है। और पेल्विक एविस्कस प्रेगनेंसी की किसी भी स्टेज पर हो सकता है, और एक्यूट सेल्पिंजाइटिस होने की संभावना फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ज़्यादा होती है, यानी कि जो सेल्पिंजाइटिस यानी कि सेल्पिंग्स मतलब फैलोपियन ट्यूब होता है, ठीक है, फैलोपियन ट्यूब। तो फैलोपियन ट्यूब के लास्ट में आइटिस लगा हुआ है, मतलब कि इसका इन्फेक्शन यानी कि इन्फ्लामेशन में सूजन वगैरह आते हैं, तो ये सारी चीज़ें ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ट्रीटमेंट के लिए एंटीबायोटिक थेरेपी वगैरह दी जाती है, और इसको डिटेल में हम और आगे जब आएगा यहाँ के दिखा हुआ है पार्ट 2 में, हम जब भी आएगा हमारा टॉपिक तो हम इसको जरूर डिस्कस करेंगे। और तो फिलहाल के लिए हमारा ओलिगो और पोली के बारे में हमने सारे डिफरेंसेस वगैरह देख लिए और सारी चीज़ें हमने देख ली। आई होप कि आपको समझ में नहीं आया होगा, और नहीं भी आया होगा ना तो ये सिर्फ एक पेज आप देख सकते हैं, तो इसमें बहुत मोर देन इनफ चीज़ें दी हुई है। तो मिलते हैं आपको फिर नेक्स्ट टॉपिक में। आज का टॉपिक तो बहुत ही आसान था और बहुत ही ईजी भी था, बहुत कम टाइम का भी था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और आगे का टॉपिक अब हमारा छोटा छोटा ही रहेगा, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इससे पिछले वाले वीडियोस काफ़ी बड़े बड़े थे, मुझे पता है, लगभग 30-30, 40-40 मिनट चले जाते थे। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, और इसमें हम डिस्कस करेंगे पोस्ट मैच्योरिटी, यानी कि अगर टाइम पर डिलीवरी नहीं होती है और 42 वीक्स से ज़्यादा हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं पोस्ट मैच्योरिटी। धन्यवाद।